करके सभी लोग जो जुड़े हैं उन सभी का मैं आभार करता हूँ। आज जो विषय जो चल रहा है हमारा गो विज्ञान से मानव कल्याण और प्रकृति का, तो इसी के लिए हम शुरू करते हैं हमारे मंत्र के द्वारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःख भाग्य भवेत्। यह जो वीडियो भी मंत्र है खोल वो दीजिए मनीष सिंह भैया थोड़ा सा। जी जी जी, यह जो मंत्र है ये बहुत समय पहले हम सुना करते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र कौन सा है और इसकी ऋचाएँ क्या है, इसके पद चिन्ह क्या है। बहुत लंबे समय के बाद हमें ये बोलने का अवसर मिला कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो और सृष्टि का कल्याण हो, तो वो है गो विज्ञान। गो विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है कि परम विज्ञान है। दुनिया में जितने भी विज्ञान आए वो रोग आने के बाद में ही प्रकृति और मानव का ट्रीटमेंट करते हैं। गो विज्ञान ही ऐसा एक विज्ञान है कि मानव और प्रकृति को हमेशा निरोगी बनाए रखने की गारंटी देते हैं। वारंटी नहीं, गारंटी ही देते हैं। अभी अभी मैंने कुछ ग्रुप में फ़ोटो शेयर किए हैं कोरोना काल के समय के, और कुछ हमारे जो दादाजी 125 वर्ष की आयु में भी तिरंगा का सम्मान कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने बचपनों में हमेशा गो विज्ञान ही अपनाया। 125 वर्ष की उम्र तक उनके शरीर में कोई रोग नहीं रहे हैं, हमेशा ही। आज जो हम योगाहार मंच पे आते हैं और जितनी भी गो विज्ञान की बात करते हैं, वो सारी बातें बचपनों में जब मैं गाय चराता था, भैंस चराता था, जंगल में जाता था उनके साथ, तो कभी कभी हमको ये सारी बातें वो बताया करते थे गो विज्ञान के बारे में, गो महिमा के बारे में। अभी वर्तमान में अपन महापुरुषों की अगर बात करेंगे तो सभी लोगों को काल्पनिक लगता है, सर्टिफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर अभी वर्तमान की बात कर लेते हैं अपन। गौ माता की सेवा करने वाले लोग आज कौन और क्या से क्या बनने जा रहे हैं और बन गए हैं। आप सभी के सामने जो नज़ारा है वो प्रणीता बेन साकरे की बेटी है। वो पतंजलि योगपीठ अपन समृद्धि ग्राम में रुके थे, वहाँ पे उस बेटी से मेरा परिचय हुआ था। मम्मी ने उनका परिचय करवाया और बताया कि इसका बेटी का बचपन से बहुत शौक है गौ माता पालने का। तो उसी दिन मैंने ये बोला था कि बेटी बहुत बड़े पदों पर तू जाएगी और बहुत अच्छा कार्य करेगी। तो वो रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने है। अपने नर्मदापुरम की एक मनीषा परिहार करके है, जो अपने योगार मंच पे भी वो आई है। उनकी स्थिति थी कि पति पति शराबी था, वो आंखों से उसको दिखने नहीं लगा था, और सास ससुर वृद्ध है, उसको घर में रोजगार कुछ भी नहीं था। उनका एक दिन मेरे पास फोन आया कि भैया कोई रोजगार हो तो मुझे बता दो। मैंने बोला कि दीदी आप करना अगर चाहोगे तो रोजगार तो बता देंगे। अपना एक उज्जैन में एक साथी गौ माता के प्रोडक्ट का उत्पादन करता है, तो उन्होंने प्रोडक्ट सेल करना चालू किया और गौ माता की सेवा चालू करना की। और आज उनकी नौकरी मुख्य अतिथि में लग गई है, शिक्षिका के पद पे। उसकी बेटी हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर चली गई है, और वो आज इतनी खुश है कि उनको समय भी नहीं मिलता है बात करने का। इतने संकटों से बाहर निकालने वाली आज हमारी जो माँ है, वो गौ माता है, उसकी कीमत हम बहुत जल्द भूल चुके हैं। हमारे घर में कुत्ता बिल्ली गाय भैंस ट्रैक्टर मोटर कार रखने की सब जगह है, पर गौ माता को रखने की जगह नहीं। इसका दुष्परिणाम आज भुगत रहे हैं हम, कि हमारे मानव की आज कोई अहमियत भी नहीं बची है, ना कोई कीमत बची है। कुत्ते बिल्ली की तरह या मुर्गा मुर्गी की तरह, भेड़ बकरियों की तरह इंसान मर रहा है। कोई एक्सीडेंट में मर रहा, तो कोई रोगों में मर रहा, कोई क्या मर रहा, कोई क्या मर रहा। नहीं तो आने वाले 30 साल पहले ये स्थिति थी कि गांव में अगर किसी व्यक्ति अगर बीमार हो जाता था, उसको एलोपैथी का अगर इलाज कराता था, तो पूरे गांव के लोग समाचार लेने के, यार व्यक्ति बहुत गंभीर स्थिति में है, तो पूरे गांव के लोग एकत्रित हो जाते। ये मेरा ही प्रैक्टिकल नहीं, आप सभी लोगों का प्रैक्टिकल है। पूरे देश में ये स्थिति है। जहाँ हमारे पूजा के स्थान पर गो विज्ञान ही सब कुछ उपयोग हुआ करता था। कथा या भागवत कथा, बड़े बड़े आयोजन होते थे, उसमें गौ माता के दूध दही घी पंचामृत बन के उसमें शहद मिलाया जाता था, वही प्रसाद होता था हमारे मुख्य रूप में। आज वही हमारे विलुप्त हो चुका है।
हमारे ऋषि मुनियों ने जन्म से पहले और मृत्यु के 11 दिन बाद तक गो विज्ञान हमारे मानव जीवन में जोड़ रखा है। आज हमने उन सबको मॉडर्न शिक्षा के नाम दे करके और हमारा विज्ञान आसमानी छत के नीचे रखा था, और हम पॉलीथीन की पन्नियों में और अच्छे ब्रांडिंग के चक्कर में आकर के आज हमने उसको खो दिया है। एक बिना माता पिता का बच्चा होता है ना, जो उसको सब लावारिस बोलते हैं, गरीब बोलते हैं, असहाय बोलते हैं, ऐसे ही आज हमारी जगत जननी राष्ट्र गोमाता को हमने घर में रखना बंद कर दिया। आज हम अनलिमिटेड बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? गौ माता जब हमने घर में रहती हैं तो हमारे मालिक पर, हमारे परिवार में आने वाले संकट जो है वो 90 दिन पहले से ही वो जान लेते हैं, और वो जंगल में जाकर के ऐसी औषधियाँ का सेवन करती हैं कि उसके परिवार में कोई प्रकार का संकट ना आए। माँ होती है, वो बेटा बेटी को आते देखती है और प्रसन्न हो जाती हैं। माँ बेटा को आते देखती है और पत्नी लाते देखती हैं कि मेरा बेटा आ गया, बेटा क्या खाएगा। और बेटा कहीं बाहर से आएगा, पत्नी बोलती कि मेरे लिए आप क्या लाए हो। तो पत्नी और माँ में इतना अंतर होता है, या अन्य कोई में। आज हमारे घर में भैंस है, जैसे हमारे अगर हाथ में हरा घास होगा तो वो बेटी हो तो खड़ी हो जाएगी। और अगर हमारे घर में अगर गाय है तो हम बिल्कुल खाली हाथ भी आएंगे तो वो बेटी होगी, खड़ी हो जाएगी और हमारे सामने देखने लगेगी कि हमारा बेटा आ गया। ऐसे अनेक सारे अनुभव और प्रैक्टिकल आप सब लोग कर भी रहे हैं, और नहीं कर भी रहे तो आप इसका परिणाम आप देख सकते हैं। लोग आज शिवालय में जाते हैं, वहाँ नंदी महाराज रहते हैं, उस नंदी महाराज की मूर्ति के कान में बोलते हैं। वो आज एक हमारे संस्कृति का एक फॉर्मेलिटी रह गया है। जबकि आपका अगर किसी भी प्रकार का अगर सपना साकार करना है तो आप साक्षात गौ माता के कान में बोलिए, सपना आपका अवश्य साकार होगा। ये मैं पूर्णतः गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। पथमेड़ा सानिध्य में जो गोपालानंद सरस्वती जी है, उन्होंने हमारे यहाँ पे पूरे अभ्यारण्य में पूरे 1 वर्ष कथा की। उनका मैंने यूट्यूब देखा था मात्र, और मैं रोज मन ही मन विचार करता था और गौ माता के सामने ये प्रश्न रखता था कि कहीं ना कहीं गुरु जी के सानिध्य में मुझे रहने का अवसर मिले, कि वो केवल गो कथा ही करते हैं और गो कल्याण और गो विज्ञान की बात करते हैं। उन्होंने पूरे 1 वर्ष तक लगातार केवल गो महिमा के ऊपर ही कथा किया हमारे यहाँ अभ्यारण्य में 365 दिन तक। और भंडारा चला और हजारों लाखों लोग वहाँ पर आते थे रोज, और केवल गो विज्ञान की बात करते थे। उन्हीं गुरु की शरण में रहने के लिए मैंने गौ माता से प्रार्थना किया था, तो गौ माता ने ना जाना कहाँ से उनको उठा करके लाए। 1 वर्ष तक हमको साथ में रहने का अवसर प्रदान मिला। हमारे घर परिवार में अगर चोरी वोरी होने की संभावना है तो जो हमारे नंदी महाराज रहते हैं वो उस दिन चारा पानी दाना पानी कुछ भी नहीं खाते और डकारते हैं, और चोरों से रक्षा करने की एक संकेत देते हैं। ये भी हमारा एक प्रैक्टिकल है। हमारे रिलेशन में, हमारे गांव में ट्रैक्टर चोरी करने आए और बैल वहीं पे खड़े थे, तो उन्होंने उनको चोरों को इशारा किया और वो पूरी रात भर सोए नहीं। ऐसे अनेक संकट जो है गो विज्ञान की जो महिमा हमारे ऋषि मुनि हमें बताते हैं और इशारा करते हैं। आज हम जितने भी देश भर में मंदिर बने हैं, मूर्तियां बनी है, मंदिर बने हैं, वहाँ पे हम संकटों में आने के बाद हम वहाँ पर जाते हैं, उनके सामने नतमस्तक करते हैं। वो जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब गौ माता की शरण में जाकर के ही मान बने हैं। कोई मुझे दुनिया में कोई भी साधु संत वैज्ञानिक एक भी ये बता दे, ये मंदिर, ये साइंटिस्ट, ये और ये वैज्ञानिक बिना गौ माता की सेवा किए बिना ये पूजनीय हो गया है, तो मैं उसका आजीवन गुलाम रहूंगा या आजीवन उसकी गुलामी करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं गौ माता के विषय में, तो आपके सामने एक प्रैक्टिकल और धरातल पे बागेश्वर धाम पूरे भारत में प्रसिद्ध है और पूरे देश में प्रसिद्ध है। उन्होंने भी बजरंग बली की सेवा की और गौ माता की सेवा की है। तो गौ माता की सेवा करने का और उसके सानिध्य में रहने का अचंभित चमत्कार, जिन्होंने नंगे पैर गौ माता जंगल में चराई है और दारू विमल चाय पाउच का चोरी नहीं, उन्होंने गौ माता के दही और मक्खन की चोरी की है, वो आज भगवान कहलाए और पूजनी कहलाए। और हर भागवत कथा में उन्हीं की चर्चा होती है और उन्हीं के ऊपर लाखों साधु संत और पंडित कथाएं कर रहे हैं। गौ माता की जो बात है वो एक, मैं तो एक छोटे से मुंह से कह रहा हूँ, परंतु इतनी महिमा है कि सृष्टि का अगर कल्याण करना चाहते हैं और हमेशा हमेशा
आने वाले नौनिहालों का भविष्य अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अभी भी समय है कि गौ माता को अपने जीवन में उतारे। गौ माता की रक्षा और गौ माता का पालन हम नहीं कर सकते हैं। गौ माता ही सृष्टि की पालनहार है, इस राष्ट्र की रीढ़ है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ही अगर शक्ति है तो वो केवल गौ माता में है। गौ माता हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता था कि हमारे यहाँ के इंसान ना कोई बीमार थे, ना कोई रोगी थे, ना उनको कोई पैसे की आवश्यकता पड़ती थी। आज हमको पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा परिवार बीमार है, हमारी फसल बीमार है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम पैसा जुटाते हैं, और पैसा जुटाते जुटाते हम ही खुद बेड पर लेट जाते हैं। यहाँ तक कि मेरा प्रैक्टिकल कोरोना काल के समय सब लोग घर में छुपे थे, और मैंने गौ माता के चरणों में प्रणाम करके मैंने बोला था कि गौ माता, यदि मुझे अगर कोरोना हो गया तो मैं आज से तुम्हारा नामो निशान नहीं लूंगा। और उसी समय जहाँ 25-25 करोड़ की संपत्तियां लोगों के पास थी, उनका एक भी परिवार काम नहीं आया। उसकी डेड बॉडी और उसका समाचार लेने के लिए मैंने ग्रुप में फोटो शेयर कर रखा है, जो मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। ऐसे अनेक सारे विषयों पर दिन प्रतिदिन में काम करता रहता हूँ। गौ माता के विषय में नए नए आयोजन करना, नए नए मार्गदर्शन करना, लोगों के विषय समझना, इसी में बहुत व्यस्त रहता हूँ। आज 2002 से अभी तक मेरे खुद के परिश्रम से मैंने गौ माता के पीछे 50 लाख रुपए तक मेरा खर्च हो चुका है, एक अनुमानित अगर काम मैं आपको अगर उसकी कीमत बताऊं तो। जब तक मैं गौ माता के कार्य में नहीं रुकता हूँ, जब तक मेरी गाड़ी में पेट्रोल रहता है, किसी किसी दिन अगर जेब में पैसा नहीं रहता है तो भी किसी यार दोस्तों को साथ में लेकर के गौशालाओं की मीटिंग करना, या गौ माताओं के कल्याण के लिए नए नए आयोजन करना, और उसका कैसे कल्याण हो जाए और कैसे उनकी सुरक्षा हो जाए। फिर बहुत बड़े बात समझ में आया कि अभी अपन केवल गौ माता ही करते रहेंगे तो उससे कोई ये होने वाला नहीं, दुनिया तो मतलब की है। तो अपन इससे कोई ऐसा बड़ा आयोजन किया जाए जिसके बाद में फिर अपन ने सीएनजी बनाना, प्रोम खाद बनाना, और गौ माता के प्रोडक्ट में किसी किसी में क्या क्या मानव कल्याण के लिए तुरंत असरकारी हो सकते हैं। तो एक संजीवनी रस करके एक दवाई है, वो इंसान के शरीर में होने वाले 27 रोगों को ठीक कर रही है। वो संजीवनी रस में सेल करता हूँ। मेरे पास एक महीने की कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में मेरे को वो प्रॉफिट होता है घर बैठे ही। मैंने उसको एक बार प्रचार प्रसार कर दिया, लोग ऑटोमेटिक आते हैं। रोज मैं पोस्ट और कुरियर करता हूँ। इतना बेहतरीन परिणाम उस संजीवनी रस का है। यदि आपके किसी परिवार में किसी को घुटने का दर्द है, किसी को मोटापा है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, तो आप सभी लोग उस संजीवनी रस का उपयोग करें। अपना एक साथी है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से, वो निर्माण करता है। भोपाल में एक अपना साथी है, वो निर्माण करता है संजीवनी रस का। ऐसे 2-4 लोग संजीवनी रस दवाई का निर्माण कर रहे हैं। और वो संजीवनी रस कोई लोकल नहीं है, वो आयुष मंत्रालय से पेटेंट है। पेटेंट होने के बाद में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। हमारे सदन में जो डॉक्टर कमल टावरी जी आए थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था संजीवनी रस के बारे में। जब से मैं उनका प्रचार कर रहा हूँ, लोगों को दे भी रहा हूँ, और लोगों के रोग ठीक भी हो रहे हैं उससे। ऐसे गौ माता की महिमा और विज्ञान जितना बताया जाए, आज हम पूजा के नाम पर भगवान के मंदिर में अगरबत्तियां ना जाने क्या क्या जला रहे, क्योंकि वो पैकेट में आ रही ब्रांडेड। ब्रांडेड पैकेट में चाहे कचरा भी हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम उनके चक्कर में ना पड़ते हुए गौ माता के घी का ही दीपक हम जलाएंगे तो 1 तोला घी से 1 टन हमारा ऑक्सीजन शुद्ध होती है। आज हम ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, और अगर नहीं संभले तो अभी बहुत जल्द हमें हमारे जेब में दवाई गोलियां तो हम सब खा ही रहे हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए भी हमें टंकी पीठ पीछे लाद के चलना पड़ेगी। और रोगों से निवारण करने के लिए जेब में गोलियां तो हमारे ही सभी सभी के घरों में है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में आज एलोपैथी की दवाई और गोलियां नहीं है। और ऐसा भी इंसान भी मैंने आपको बताया कि 125 वर्ष की उम्र तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ना गोली खाई, ना कोई दवाई खाई, ना उसके शरीर में कोई रोग आया। ये 125 वर्ष की उम्र में वो तिरंगा का सम्मान कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं और पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम सभी बहुत जल्द सुरक्षित और संभल जाएं तो इस सृष्टि का कल्याण होगा। नहीं तो जितनी गौ माताएं धक्के खा रही, उनसे भी ज़्यादा हमें धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि फसल और नस्ल हमारी खराब होती जा रही हैं। और
फसल और नस्लों का बीज तो फसलों का और मवेशी का बीज तो हमें मार्केट से मिल ही रहा था, परंतु अभी ये प्रचलन भी चल गया कि हमारे इंसानों का बीज भी हॉस्पिटल से हमें मजबूरी में लाना पड़ रहा है। और वो बीज इस्लाम का होगा या ईसाई का होगा या किसका होगा वो भी हमें पता नहीं। कितनी हमारी संस्कृति शर्मसार हो गई हैं, इसके हम सब जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम किसी एक दूसरे को दोषी ना ठहराते हुए हम सब गौ माता के विज्ञान और कल्याण को अपनाएंगे तो आने वाले समय में सृष्टि को भी बचा पाएंगे, हमारे पेड़ पौधे को भी बचाएंगे। आज बेमौसम बरसात हो रही है, बेमौसम गर्मी आ रही है, हर क्लाइमेट चेंज हो चुका है, तो ये इन सभी के पीछे हम ही जिम्मेदार हैं। हम ना किसी राजनेता को दोषी ठहराएं, ना हम किसी साधु संत को दोषी ठहराएं। साधु संत और राजनेता तो स्वार्थी होते हैं, उनको तो जहाँ पैसा दिखता है उधर ही वो मुंह मोड़ लेते हैं। राजाओं को राजनीति करना है तो वो तो क्या होगा, जिस तरफ प्रजातंत्र का ज्यादा माहौल होगा उसी तरफ वो चले जाएंगे। बहुत सारे नेता ऐसा देखे हैं हमने कि उसको कोई हॉस्पिटल के नियम मालूम नहीं है, कोई रोड ट्रैफिक के मालूम नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बस वो पुलिस और जनता को परेशान करता रहे, मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैं ढींका बोल रहा हूँ, मैं अमका बोल रहा हूँ। वहां तक कि उसको राजनीति की एबीसीडी भी मालूम नहीं, बस गले में गमछा डाला और वो नेता बन गया और बहुत सारी प्रजाएं उनके पीछे पीछे घूमती रहती हैं। आज हम भी एक बहुत अकेले में और गहराई से सोचें कि हम पहले क्या थे और आज क्या बन गए हैं और हम किस रास्ते की ओर जा रहे हैं। सारे कुएं भांग पड़ी हैं, इसकी कहे उसकी है, जिंदगी है कुछ दिन की। समझदार व्यक्ति इन लोगों के चक्कर में पड़ता नहीं है, वो चुपचाप अपना जीवन यापन करने में लग जाता है। ऐसी स्थितियां हमारी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। क्या हम थे, क्या हमारे ऋषि मुनि थे और उन्हें हमें कैसा मार्गदर्शन दिया था, और आज हम क्या बन गए हैं। एक छोटी छोटी बीमारी के लिए भी हॉस्पिटल में तक हमारा इंसान तड़प रहा है और हम नेता को फोन लगा रहे हैं, डॉक्टर हमारी सुन नहीं रहा है। ये सब परिणाम आज गौ माता से दूर होने का परिणाम है, और नहीं संभले तो परिणाम और भी खतरनाक होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। आज हम मोटरसाइकिल उठाएंगे, प्रतिदिन 1 लीटर से 2 लीटर पेट्रोल जलाएंगे, प्रकृति में इतना कार्बन फैलाएंगे, हम उस कार्बन को खत्म करने के लिए हम मात्र 1 तोला घी का दीपक हमारे घर में नहीं जलाएंगे, और पूजा के स्थान पर उल्टा हम अगरबत्ती या और कोई न जाने हम जो हवा दूषित होती है वो जलाएंगे। ना हम कोई यज्ञ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आज वर्तमान में प्रैक्टिकल में आपके घर का ही अनुभव आप देख लीजिए, कुछ अगरबत्ती की जगह आप गौ माता के घी का दीपक जलाइए, मात्र 21 दिन या 1 महीने में आप आपके घर का माहौल और आपके घर का परिणाम आप देखिए। खुद प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा अनुभव आप खुद लोगों को ही होगा। मैं कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूँ, और कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल एक संकल्प लेकर के चल रहा हूँ कि मैं जो सपने में सोचता हूँ कि गौ माता मुझे वो चाहिए, गौ माता मुझे वो करवा दे, वो करवा दे, तो वो बहुत जल्द। आज हम योगार मंच पे जो आ रहे हैं, तो मैं एक दिन बहुत सोचता था कि ऐसा कोई वैज्ञानिक मिल जाए या कोई ऐसा साथी मिल जाए, या तो भारत के कोने कोने से हम सब लोग उनके साथ में बात कर सके, बैठ सके। तो आज हम सब लोग मंच पर बैठ करके बात कर रहे हैं, ये भी एक गौ माता की कृपा है कि प्रतिदिन हम सब लोग जो सोचते हैं कि हमें ऐसा साइंटिस्ट का सानिध्य मिल जाए, ऐसा वैज्ञानिक का सानिध्य मिल जाए, वो आज हमें सब लोगों को मिल भी रहा है। तो हम सब गौ भक्त हैं, उस प्रकृति के लाइब्रेरी में पढ़ने वाले हम सभी साइंटिस्ट हैं जो आज योगार मंच पे जुड़े हुए हैं। बहुत पुराने साथी हैं हम हमारे। मैं कुछ साथियों को अभी ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा बात जो कर रहे हैं वो गौ माता का सुरक्षा और व्यवस्था कैसे हो, उसके ऊपर अपन अभी बहुत जल्द एक मिनी मॉडल बनाने जा रहे हैं जो सीएनजी का मॉडल है। सीएनजी का मॉडल बनाने के लिए गोबर गैस या बायो सीएनजी प्लांट लगाने के लिए एनारोबिक की आवश्यकता पड़ती है। तो कार्बन क्रेडिट के द्वारा वो गोबर गैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। उसमें 15 घन मीटर का यदि अपन खरीद के लगाएंगे तो उसकी कीमत लगभग 2 से 2.25 लाख रुपए के लगभग है। और वही अगर हम कार्बन क्रेडिट के द्वारा लगाएंगे तो मुश्किल से वो 75% सब्सिडी के आधार पे वो अपन को 50, 55 या 60 हज़ार रुपये के बीच में अपन को लग जाएगी।
तो हम सब लोग हमारे हमारे अपने अपने क्षेत्र में एक सूची बना ले, जिले स्तर या तहसील स्तर की, कि भाई किन किन को गोबर गैस या मिनी सीएनजी प्लांट लगाना है। तो एक सूची बना करके हम कार्बन क्रेडिट वालों को देंगे कि भाई हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, हमें इतने इतने प्लांट उपलब्ध करवाइए। वो लगने के बाद में क्या होगा कि कार्बन क्रेडिट का पैसा है वो हमारा ही पैसा है। पेट्रोलियम या पदार्थों को जो हवा दूषित करने वाले लोग हैं ना, वो कार्बन क्रेडिट में पैसा देते हैं कि वो कार्बन को सोखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं या सीएनजी प्लांट लगाएं, या घरेलू चूल्हा के लिए जो लकड़ी या कार्बन जलाने के धुआं ना फैले इसके लिए वो ये गोबर गैस का प्लांट लगा रहे हैं। तो इन योजनाओं, शासन की योजनाओं का हम सब लाभ लेते हुए वो प्लांट लगाएंगे, और उससे जो सैलरी निकलेगी उस सैलरी से हम हमारे अभी तहसील स्तर पे हर विकास खंड में एक एफपीओ बन रहा है, हम एफपीओ बना लें, और एफपीओ बनाने के बाद में वो जो सैलरी निकलेगी उस सैलरी से प्रोम खाद बनाने का भी बहुत अच्छा विकल्प हमने प्रैक्टिकल भी किया है। और अपने पतंजलि की टीम के साथ में हम सभी किसानों को राजस्थान के एक किसान के पास ले गए थे। वहाँ पे वो किसान रॉक सल्फेट, जिप्सम, जीवामृत और खट्टी छाछ उस सैलरी में मिला करके खुद का प्रोम खाद तैयार कर लेता है और वो डालता है, तो उसकी फसल में किसी भी प्रकार की फसल में कोई गिरावट नहीं है। आज हम जैविक की बात कर रहे हैं कि जैविक करते हमारी फसल में गिरावट आती है, और उसका प्रैक्टिकल हम 20-22 किसानों के साथ, जुझार सर और तरुण सर भी हम लोग साथ में थे, और किसान का मॉडल दे करके आए हैं। वहाँ पे गोबर की खाद में वो सैलरी में वो सीधा प्रोम खाद बनाने का वो रॉक सल्फेट और जिप्सम वगैरह या लाल पीली मिट्टी मिला करके उसमें ये जो शटर्स बनाते हैं अपन खट्टी छाछ से, वो और जीवामृत मिला करके ट्रॉलियों से उन्होंने उसके खेत पे प्रोम खाद तैयार कर रखा है। उसकी प्याज की फसल, उसकी गेहूं की फसल, उसकी सभी प्रकार की फसलें एक दिन अपने रासायनिक खेती जैसी फसलें हो रही है उनकी, और बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। वो भी हम लोग देख करके आए हैं। तो हम सभी साथी अपने अपने क्षेत्र में अपना एफपीओ भी तैयार कर रहे हैं हम, वो हम बना करके तैयार कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा उचित होगा। रही बात गौशाला की, तो मध्य प्रदेश शासन ने सब जगह गौशाला बनाने के बाद में भी 35-35, 40-40 लाख रुपए खर्च करने के बाद में भी वो गौशालाएं बहुत जगह, बहुत कम जगह संचालित हो रही हैं, और गौ माताएं सड़कों पे घूम रही हैं। तो संसार में या पूरे भारतवर्ष से हम जितने भी गौ भक्त हैं, हम सभी गौ माता के गोबर, दूध, छाछ, घी, दही की गुणवत्ता को समझ करके हम इसका प्रैक्टिकल को अगर आगे बढ़ाएंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बन करके हम इस कार्य को करेंगे तो ठीक है। नहीं तो स्वार्थी लोगों ने तो बोल दिया कि जैसे गौ माता से कोई अर्थ नहीं रहा, तो उन्होंने सबको रोड पर धक्का खाने के लिए छोड़ दिया। परंतु अगर यदि हम भी नहीं संभलेंगे तो आने वाला हमारा अस्तित्व मानव जीवन और प्रकृति कल्याण के लिए बहुत संकट में होगा। और वहां तक कि जो मैंने बोला, ऑक्सीजन और फसलों और नस्लों का बीज, ये सारा हम दूसरों के द्वारा ही आयात करेंगे, और कब तक करते रहेंगे। हमारी आत्मनिर्भरता पूरी तरह से हम खो चुके हैं। अगर समय रहते हैं जाग गए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा परिणाम आप सब लोगों के साथ में है। अभी आप सभी साथियों को अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। गौ माता के विज्ञान की महिमा और बातें तो बहुत लंबी है। जी आ जाए। जी ओम भैया जी, बने सिंह भाई साहब, बहुत बहुत आपको साधुवाद जो आपने गाय माता पर इतने सुंदर प्रश्न किए। गाय माता की महिमा ही ऐसी है कि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। गाय माता को यदि हम गाय समझे, ना समझकर हमारे परिवार का हिस्सा माने उसको, और मुख्य रूप से गाय माता जो है हमें सब क्या नहीं देती, सब कुछ हमें गाय माता से ही तो प्राप्त हो रहा है। यदि उसको समझे अपन गाय माता को, तो गाय माता की एक एक, उसके शरीर का एक एक अंग, एक एक रोम इतना कीमती है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। गाय माता यदि मरने के बाद भी हमारे लिए, हमारी उपज के लिए, हमारी खेती के लिए इतनी उपयोगी होती है। जैसे समाधि खाद जो कहा है, गाय माता की समाधि यदि मरने के बाद उसको हम गाड़ देते हैं जमीन में, तो उससे हमें 5 साल में इतना पौष्टिक खाद प्राप्त होता है जो हम कह नहीं सकते। गाय माता की जेर भी कीमती है, जेर के खाद बन रहे हैं। गाय माता की सींग खाद, वो भी
सिंग खाद भी इतना कीमती है हम कह नहीं सकते। गाय माता जनने के बाद जो जेर देती है उसका भी हम खाद अब बना रहे हैं। क्या तो गाय माता इतनी कीमती है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। गाय माता विदेशों में आजकल हमारे भारत की देसी गाय जो विदेशों में जा रही है, विदेशी लोग उसको मंगा रहे हैं, यहाँ से खरीद रहे हैं और वहां जाकर अपने रोगों का इलाज कर रहे हैं गाय माता से। कई अब जैसे अमेरिका और ब्राजील में जो गाय ज्यादा हैं, तो ब्राजील में हमारे देश की गाय, देसी गाय को ले जा रहे हैं और वहाँ का वैज्ञानिकों ने ये उसका रिसर्च किया है कि गाय माता से यदि हम उसके ऊपर हाथ फेर उसको गले लगें तो हमारे शरीर के अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं उससे, बहुत सारे। तो गाय माता यदि हमारे घर के सामने बंधी है, हमारे दरवाजे में बंधी है, तो वो सात्विक ऊर्जा पूरे घर में प्रदान करती है गाय माता, जिससे हमारा पूरा परिवार सुखी रहता है गाय माता से। तो ऐसे गाय माता की अनेक महिमाएं हैं गाय माता से। आवार आजकल लोगों ने जो सड़क पे आवारा गाय छोड़ दी है, तो आवारा गाय भी इतनी समझदार होती है कि कई खेतों में कई किसानों की फसल है वो नष्ट कर रही है। मगर यदि आपके खेत में आप हो, यदि सड़क पर खड़ी हुई गाय माताओं को यदि अपने खेत का चारा उसको डाल रहे हो, उचका कर डाल रहे हो, थोड़ा बहुत चारा डेली नित्य डाल रहे हो, तो गाय माता आपके खेत में नुकसान नहीं करेगी। वो खड़ी होकर देखेगी मुझे चारा आएगा, तो आपके खेत की भी रक्षा वो करती है, वो आपके खेत में नहीं घुसती किसी कीमत पर भी। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। गाय माता इतनी समझदार गाय माता है इसमें। तो गाय माता के आपने बहुत सुंदर वर्णन किया गाय माता के लिए, गाय माता का संरक्षण के लिए, और करना चाहिए हमारे गाय माता का संरक्षण। वो इसी में हमारे पूरा कल्याण है। और आगे चलकर सरकार भी इस पर और ध्यान दे रही है गाय माता की तरफ। प्राकृतिक खेती में गाय माता के जितना देसी गाय का हमारा उपयोग है, उसी की तरफ सरकार बढ़ावा दे रही है कि प्राकृतिक खेती की जाए और गाय के उत्पादों से ही प्राकृतिक खेती होगी, ये सत्य है। और जिससे हमें अपने शरीर में रासायनिक खेती से हम बच सकते हैं। तो आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी यहाँ पर। तो अब प्रदीप राज वर्मा जी का हैंड रेज है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपने प्रश्न रखें। ओम। सदन को सादर वंदन, अभिनंदन, नर्मदे हर। बने सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप बता रहे थे कि आप प्रोम खाद बना रहे हैं, तो प्रोम खाद को ग्रेनुल कैसे करते हैं और किस तरह बनाते हैं, थोड़ा उस तो प्रकाश डालिएगा। आदरणीय भ्राता जी, मैं नहीं बनाता हूँ। जो अपना राजस्थान का जो जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे हम पतंजलि के द्वारा हमने सब किसानों को लेकर के गए थे, वहाँ पर हम देख कर के आए हैं। तो वो पहाड़ की मिट्टी खोद के लाता है, उसमें वो जो जिप्सम होती है ना, वो जिप्सम, वो स्प्रोम वगैरह, वो राख सल्फेट उन्होंने मंगा रखा है। तो जैसे कि 100 kg गोबर है तो उसमें 10-10 किलो वो दोनों प्रकार की मिट्टी डाल देता है, लाल मिट्टी या रॉक सल्फेट वगैरह, और उसी में 100 लीटर के आसपास वो जीवामृत बना के डालता है। और उसमें खट्टी छाछ जो अपना बनाते हैं अपन घर पे, जो गौ माता के दूध द्वारा बनती है, वो मिला करके डालता है। और वो 30 से 35 दिन में वो तैयार हो जाती है पूरी तरह से। जैसे कि आज हम केचुआ खाद बनाते हैं, उसमें कितना झंझट रहता है, उसमें कुछ कचरा आ जाता है, उसको फिर छानो, उसको ये सफाई करो, और उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसा हम प्रैक्टिकल वहाँ पर देख करके आए हैं, और रिजल्ट उसका और परिणाम बहुत अच्छा है। तो इसी को अब हम सभी लोग इसी को अपनाएंगे तो तो वो ठीक रहेगा हमारा। मैं आपका, मेरे पास आपका नंबर है, मैं उनका नंबर ले लूंगा और मुझे बताइए, मैं भी तो देख के आ जाऊंगा और जी 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 देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। जी 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 जी। आप उसका नंबर वगैरह दे पाएंगे ना? हाँ हाँ, मैं दे दूंगा, मेरे पास नंबर है। जी धन्यवाद बहुत। जी भाई साहब, बहुत सुंदर भैया। तो गाय माता की, अपने देसी गाय माता की इतनी महिमा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आज विदेशों में यदि चाहें अपन देखें, उनका एक वीडियो आया था यहाँ पर मेरे पास, किसी ने डाला था। उसमें विदेशों में गाय से निरोग रहने के लिए लाइन लगी हुई है वहां लोगों की, और वो पैसे में ही गाय का स्पर्श करवाते हैं। वहां पे लोग पैसा लेते हैं, जब गाय के पास उसको जाने देते हैं, गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं, गाय माता के गले लगते हैं, तो उनके शरीर के अनेक रोग नष्ट हो रहे हैं गाय के स्पर्श से। तो ऐसी हमारी देसी भारत की गौ माता है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और किसी का हैंड्रेड हो तो वो अपना हैंड्रेड करें, तो मैं उनको आमंत्रित करूं इसमें।
मेहरा जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, आप अपना सवाल रखें यहाँ पर। जी भाई, शरद जी भैया। जी बहुत अच्छा। ये आप बताएं कि जो वहां पर जो 5,000 10,000 गाय पाल रहे हैं, तो वहां पर आप भूसा है और अन्य खाने की सामग्री कैसे एकत्रित होती है वहां पर? जी आप बेनी बेरान भाई। की बात कर रहे हैं भ्राता जी आप? हाँ जी जी। वहाँ पे तो कुछ जैसे दानदाता जैसे गुजरात या राजस्थान से या इधर अपने महाराष्ट्र से भी बहुत सारे दानदाता है, जो पथमेड़ा सानिध्य के जो गुरुजी है, वो आजीविका उसका सदस्य बना रहे हैं गौ माता के लिए। जो हर साल एक व्यक्ति होता है वो 1 लाख रुपए देता है। जैसे सरकार और दानदाता के द्वारा पैसे के द्वारा वो पहले से उनका फिक्स रहता है कि मुझे 1 ट्रक भूसा मुझे देना है, 1 ट्रक उसको देना। तो वो देश भर के कोने कोने से वो उनकी पहले रेडी तैयार रहती है, उसकी तारीख फिक्स है वहाँ पे कि भाई आज का गौ माता का जो भोजन है या गौ माता का भंडारा उनको बोलते हैं, वो आज इनकी तरफ से, कल उनकी तरफ से, ऐसी सूची वहाँ पे पहले से लगी हुई है। और बीच में कभी कभी रिक्त स्थान अगर रहता है तो वो पथमेड़ा के सानिध्य वाले उनका पहला शेड्यूल पहले से रेडी है। जैसे हमारे भंडारे के लिए या कोई कथा भागवत या किसी मंदिर में हमारा तारीख फिक्स रहता ना, ऐसे वहाँ पे 6,000 गौ माताओं को एक दिन का भोजन करवाने के लिए लोगों का इतना दानदाताओं की लाइन वहाँ पे उन्होंने लगा रखी है कि वो उनकी समय सारणी और किस समय कहाँ पहुंचेगा वो पहले फिक्स उन्होंने करवा रखा है। वो केवल गौ बहुत माता का भंडारा के नाम से उनको प्रसिद्ध कर रखा सभी लोगों को कि कहाँ कहाँ से कौन क्या पहुंचाएगा। उसकी सूची मतलब 100 दिन पहले रेडी रहती है कि आप फलाना तारीख को फलाने व्यक्ति के द्वारा ये घास वास वहाँ पर है, उसकी तरफ से ये भंडारा, ऐसा उनका शेड्यूल मेरा पहले से बना हुआ है। और अपने इधर से ये कौन सा, जैसे दमोह हो गया, ये अपने डिंडोरी जिला हो गया, इधर जहाँ मसूर की खेती ज़्यादा होती है तो मसूर का भूसा ज़्यादा मंगवाते हैं वो लोग। मसूर का भूसा तो वो जहाँ भी मिले देश के किसी भी कोने में वो ला करके खिलाते हैं वहाँ पे। जी जी मसूर और चने चने का दोनों। जी। बहुत अच्छा। अच्छा, वहां फिर पे ये नस्ल सुधारने के मसूर लिए का क्या कार्य हो रहे जी जी। हैं? नस्ल सुधारने के लिए कुछ काम हो रहे हैं क्या? नहीं, अभी नस्ल के ऊपर काम नहीं हो रहा था, अभी आने वाले समय में होगा वहाँ पे। पहले जो सरकार के हाथ में थी ना जब, तो गौ माता की बहुत ज्यादा दुर्दशा थी वहाँ पे, 40 से 50 गौ माताएं रोज मरती थी, ये संकट था वहाँ पे। और आज वर्तमान में 6,000 गौ माताएं में थी, बड़ी मुश्किल से एक गाय रोज का भी रिजल्ट नहीं है अभी तो। इतनी गौ माताएं हष्ट पुष्ट कर सकेगी, इतनी हष्ट पुष्ट गौ माताएं किसी के पास नहीं है वहाँ पे। प्रतिदिन सभी गौ माताओं को कितना भूसा देना, कितना हरा चारा देना। हरा चारा तो आसपास के सभी किसानों को उन्होंने बोल रखा है कि आप जितना भी नेपियर चरी सब पैदा करो और आपका हम 4-5 रुपए किलो में हम खरीदेंगे। तो सब किसान आसपास के गाँव से सब ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर भर के ले जाते हैं हर रोज। वो 2-4 बांध है इनके पास में 10-15-20 किलोमीटर के दायरे में, वो सभी किसान अक्सर यही करते हैं, 2-5-10 ट्रैक्टर रोज भर के जाते हैं। और कुछ वहीं पे उत्पादन होता है हरा चारा के लिए, तो हरा चारा भी खरीदते हैं वो। और वो सभी का जो शेड्यूल बना रखा है जैसे दानदाता के द्वारा कि वो गौ माता के लिए हरा चारा का भंडारा करवा रहे हैं या भूसा का करवा रहे हैं या गुड़ का करवा रहे हैं, ऐसे सभी दानदाताओं का शेड्यूल बनाया हुआ, लाखों लोग उनके पीछे जुड़े हुए हैं। वो पर्दे के पीछे रह करके कार्य करते हैं ना, पर्दे के पीछे रह करके गौ माता की सेवा करने वाले अरबपति खरबपति लोग पड़े हैं वहाँ। 12-12 करोड़ रुपए उन्होंने भोजन के लिए दान दिए। ऐसे साधु महात्मा भी है गुजरात से उनके संपर्क में। ऐसी व्यवस्था और ऐसा शेड्यूल उन्होंने बना रखा है वहाँ पे। जी जी ओम भैया, हाँ, गाय माता ऐसा है, यदि हम चाहें तो, यदि गाय माता पालना चाहें घर पे, तो अपने घर पे यदि बायोगैस संयंत्र लगा लेते हैं घर पे, और 2 गाय यदि हम घर पे रख लेते हैं, दूध देने वाली रख लें या बगैर दूध देने वाली रख लें। बगैर दूध देने वाली यदि गाय भी घर पे रखेंगे और बायोगैस संयंत्र हमारे घर पर है तो हमारे गाय घर का चूल्हा हम उस गाय से गोबर गैस से जला सकते हैं। पूरा खाना उससे बन सकता है हमारा। किसान चाहें तो वो घर पे प्रत्येक घर में अपना बायोगैस बनाएं और अपने घर की रसोई बायोगैस से करें। आज जो हम सिलेंडर लेकर रसोई बनाते हैं तो इतनी जहरीली गैस होती है, उसकी रोटी भी स्वादिष्ट नहीं लगती है उसकी। तो चाहे तो अपन घर पर बायोगैस संयंत्र लगवा करके
और उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मेरे घर पे बायोगैस लगा हुआ है पूरा। आज मुझे 25 साल हो गए मेरे बायोगैस संयंत्र को लगे हुए। यहाँ पर मेरा पूरा खाना, मेरे पूरे परिवार का 10 लोगों का खाना उसी से बनता है पूरा। हम सिलेंडर नहीं खरीदते बिल्कुल भी। तो ये भी कर सकते हैं किसान, उससे बहुत बड़ा फायदा है। शरीर का स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी उससे, और गाय माता का पालन होगा उससे। ये बहुत अच्छी बात है। तो शिवाजी माने जी भी जुड़े हुए हैं आज, वो भी इस पर अपना प्रकाश डालें थोड़ा आज। सदन को वंदे गो मातरम, सादर प्रणाम। अभी आज जो बनैतिया जी ने बहुत अच्छी ढंग से अपना को गो विज्ञान बताया, और ऐसा ही हमारे पूर्वजों का ज्ञान, उपदेश और सूचनाएं थी, वो छोड़कर हमने जो अलग से नीति अपनाई है वो गलत साबित हो चुकी है पूरे विश्व में। हमारा तो तत्वज्ञान विश्व वसुधैव कुटुंबकम का था। इसीलिए परमेश्वर ने गौ माता ये देवता बना के अपने समाज में छोड़ी है। ये गौ माता ही सब व्यवस्थाओं का कारखाना, मतलब फैक्ट्री है। आरोग्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, प्रशासन व्यवस्था हो, अनाज व्यवस्था हो, रहने के लिए जगह हो, वो सब गौ माता के आधार से हम निर्माण कर सकते हैं। गौ माता के आशीर्वाद से निर्माण कर सकते हैं। अपनी पूरी की पूरी जो आवश्यकताएं है वो गौ माता हमें दे पाती है, देती है। इसीलिए तो बल्कि गौ माता ने ही अपना कुटुंब व्यवस्था स्थापित किया है। नहीं तो जो बलवान है वही अकेला सब यूज कर पाता था, करता था। इसीलिए जो मानववंश शास्त्र स्टडी किए तो उसमें एक मेल के लिए एक फीमेल, एक मेल के लिए एक फीमेल, नहीं तो बलवान है वो अकेला ही यूज कर पाता था। जैसा कि अभी हम वो दूसरे प्राणियों में सोचते हैं, क्यों देखते हैं। इसीलिए अपना कुटुंब व्यवस्था ही पूरी की पूरी गौ माता ने स्थापित की है। ये कारखाना भी है, उसके लिए गौ माता ने कुटुंब भी स्थापित किया है। और अभी की जो हालात है पूरे विश्व की, वो जो बड़े बड़े कैपिटलिस्टिक होल्डर्स है, उन्होंने हमें ये तत्वज्ञान से अलग किया और हर एक का अपना अपना स्वार्थ अपने सामने, प्रलोभन प्रत्येक के सामने दिखाई दिए। इसलिए हम गौ माता को छोड़ के बाजू गए और ये आपत्ति हमें फेस करनी पड़ रही है। इसीलिए ये परमेश्वर ने तैयार किया था अपने मानव वंश के लिए वो गौ माता, और उसके आधार पर ही हम जिए, उसके आधार पर ही कृषि अर्थव्यवस्था तैयार हो जाए, उसके आधार पर ही शिक्षा व्यवस्था तैयार हो जाए, उसके आधार पर सब व्यवस्थाएं जो जो भी आवश्यकता है वो व्यवस्थाएं तैयार हो जाए। यही इसका सोल्यूशन है। ये बने सिंह जी का जो कहना था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत हम ही उसे फॉलो करते हैं। आपसे टाइम टू टाइम मार्गदर्शन लेते रहेंगे। आपने बोलने के लिए संधि दी, सदन का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत सुंदर शिवाजी माने जी, बहुत सुंदर आपने रखी अपनी विचार यहाँ पर। और अब मैं डॉक्टर रोशन लाल जी को बुलाता हूँ, केवीके से जुड़े हुए हैं वो, और केवीके प्राकृतिक खेती पर ही ध्यान अब केंद्रित कर रहा है, तो वो अपने विचार यहाँ प्रकट करें। डॉक्टर रोशन लाल जी। शायद जुड़े नहीं है वो। ये बहुत अच्छी गाय पर चर्चा चल रही है यहाँ पर अपनी। गणपत लाल जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर किशोर जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं। डॉक्टर किशोर जी अपने विचार रखें यहाँ पर गौ माता पर। धन्यवाद। गौ माता के संदर्भ में अभी आज जो बताया वो बहुत अच्छा बताया। और मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी कि गोपालन के बाद में वो जो गोबर आएगा उससे गोबर गैस बनेगा, उससे स्लरी बनेगी, स्लरी से प्रोम बनेगा। यही रास्ता है।
यही जो एक्सपेरिमेंट होगा, यही प्रयोग सक्सेसफुल होगा। हमने वर्धा में भी ऐसा ही एक प्रयोग किया है और यहाँ पे रोज 2 ट्रक गोबर इकट्ठा होता है और वहां से फिर वही चीज कि गोबर गैस बनता है, स्लरी बनती है, गोबर गैस से बिजली बनती है और स्लरी से प्रोम बनता है और 8000 महिलाएं उसकी मेंबर्स हैं। उनका पूरा एक कोऑपरेटिव सेक्टर बना है और उसके माध्यम से यह प्रोजेक्ट चल रहा है। कुछ गोबर बाजू के गौशाला से आता है और कुछ किसानों से 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जाता है। तो ऐसे ही प्रयोग जब जगह जगह पे करेंगे, एक एक तालुका में करेंगे, तभी गौमाता पलेंगी। हमको उम्मीद प्रैक्टिकली सोचना है कि हर घर में हर किसान के पास वो गाय पालेगा, ऐसी उम्मीद के बजाय एक गांव में जैसा एक सामूहिक डेयरी होती है, दूध की डेयरी होती है, वैसी गोबर की डेयरी, वैसी गोमूत्र की डेयरी, इस तरह का कंसेप्ट रहेगा और वहां से इकट्ठा होके ऐसे जो प्रोजेक्ट बनेंगे वहां पे वो माल जाएगा। तभी गोमाता भी बचेंगे और उसके प्रोडक्ट्स के माध्यम से किसानों को भी 2 पैसा आएगा और उसी के माध्यम से जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो भी सुधरेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। प्रैक्टिकली यही संभव है और बलदेव सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यही मॉडल को जगह जगह पे रेप्लिकेट करना चाहिए। धन्यवाद। ये ओम जी बहुत सुंदर। शिवाजी माने जी ने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाहते जी? धन्यवाद। एक मुद्दा बोलना में छूट गया मेरे से। ये सब जो हर एक गाय कारखाना है, हर एक व्यवस्था का, इसका सेंट्रलाइजेशन होके कैपिटलिस्टिक लोगों ने उसका अर्थशास्त्र गलत हमारे सामने बो दिया है और उसके पीछे ये हम सब भाग रहे हैं। एक ही टाइम में सब करोड़पति नहीं बन पाएंगे, तो जो अवस्था है वैसे ही रहना चाहिए। अपनी आवश्यकता के लिए पुरुषार्थ करना, अर्थ कमाना, ये सही बात है। इसीलिए हमने ये अर्थशास्त्र पे ऑब्जेक्शन लिया है। इसको हम बांडगुड़ अर्थव्यवस्था, मतलब पैरासाइट अर्थव्यवस्था, ये लूट तंत्र क्या है? तो ये वो लूट तंत्र ये ऐसा है कि अब वो जिसके पास कैपिटल है वही सब ग्रैब कर रहा है, सेंट्रलाइजेशन कर, केंद्रीकरण उसका कर रहा है और संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, अर्थ इकट्ठा कर रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है, श्रीमंत श्रीमंत होते जा रहा है। इसलिए ये अर्थशास्त्र ही जो हमने ऑब्जेक्शन लेते हैं पूरे विश्व का और उसके पीछे हम भाग रहे हैं, हमारी सरकारें भाग रही है, सब कुछ भाग रहे हैं। लेकिन जब वो डिसेंट्रलाइज होगा, मतलब हर एक किसान के पास ये कारखाना चला जाएगा, तो वो आत्मनिर्भर बनने से कोई भी शक्ति विश्व में उसको रोक नहीं सकती। तो अर्थशास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बाकी व्यवस्था ही इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अर्थशास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये मुद्दा मैंने आपके सामने बोलना मैं भूल गया था। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा विचार रखे आपने। यहाँ पर गाय माता की सरकार द्वारा जो गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, उनकी देखभाल, उनका जो संरक्षण है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। यदि सरकारी गौशालाएं हर क्षेत्र में, हर जिले में खुली हुई हैं, यदि उनका संचालन सही तरीके से हो जाए और सरकार उन तरफ ध्यान दे दे, तो ये सड़क पर जो गाय घूम रही है, नंदी घूम रहे हैं, ये दिखना बंद हो जाए। आजकल सरकार द्वारा 100 गाय, 200 गायों की गौशालाएं खोली गई हैं सरकारी, मगर उन गौशाला में यदि जाएं तो अपने लिए 4 गाय नहीं मिलेगी, 4 जानवर उन गौशाला में नहीं रहते उपस्थित, रखते ही नहीं है। वो सिर्फ पैसे की लूट मची हुई है वहां पर। सभी के वहां पर कमीशन बंधे हुए हैं और संचालन कर रहे हैं, इसलिए ये दुर्दशा गाय माता की हो रही है। यदि सरकार उस तरफ ध्यान दे दे तो ये रोड पर जितनी गाय घूम रही है, एक नहीं दिखेगी। एक एक जिले में कम से कम 4-4, 5-5 गौशालाएं ऐसी है सरकारी जो 100-100, 200 गाय की संरक्षण कर सकती है। उन तरफ ध्यान नहीं देती। पैसा सरकार काफी पैसा दे रही है वहां पर, क्या गई तो अब 20 रुपए थे पहले, अब 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन का उन्होंने कर दिया है। 40 रुपए गाय पे यदि वो खर्च करें तो काफी पैसा होता है वो। तो उस तरफ ध्यान दे दे सरकार, तो आज ये गाय अपनी सड़क पर घूमना बंद हो जाए पूरी। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं सरकार के सामने उठाने के, जो हम उठा सकते हैं, रख सकते हैं।
इसकी पहल कर सकते हैं। तो यहाँ पर और किसी के प्रश्न हो तो वो अपने हैंड रेज करें। डॉक्टर रोशनलाल जी जुड़े नहीं जुड़े अभी? सर मेरा तो ये है कि जितनी भी ये गौशालाएं हैं ना, ये पूरी की जी पूरी गौशालाएं और ये पूरी पतंजलि को दे देनी चाहिए। पूरे भारत सही है वर्ष भैया, की बिल्कुल भैया। गौशालाएं पतंजलि परम पूज्य गुरुजी संभाल सकते हैं, और उनके इतने शिष्य फैले हुए हैं कि एक भी गौ माता रोड पे नहीं मिलेगी। अगर सही है आप भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्हें आमंत्रित करें तो वो पूरे मध्य प्रदेश की गाय, मध्य प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष की गाय को रोड पे कभी नहीं घूमने देंगे। बिल्कुल भैया, पतंजलि इसके को लिए पूरी सरकारी जितनी भी है सब दे दें, और मुझे जो फंड सरकारी दे रहा है उन्हें दे दें, और फिर आपकी एक गाय दिख जाए रोड पे तो फिर आप बोलें। सही है भैया, उसके लिए भ्राता जी इसके लिए अपन सरकार को ज्ञापन देते हैं इसके बारे में यही कि मध्य यही प्रदेश मेरा की जितनी कहना भी बैठा गौशाला था है वो भैया से कि पतंजलि को दे उसके दी लिए जाए। पतंजलि, आप कह सकते हैं, अपन भी उसका आगे उसका वो कर सकते हैं, अपनी ज्ञापन दे सकते हैं सभी क्षेत्र से, सभी जैसे किसान लोग मिल करके सरकार के लिए, सरकार के थ्रू मात्र वहां पहुंचे वो ज्ञापन। भारतवर्ष में दो संस्थाएं हैं, एक पतंजलि है, एक गायत्री परिवार। दो परिवार ऐसे हैं कि इसको पूरा संभाल सकते हैं, और इन दो परिवारों को दे देना चाहिए सरकार गौशालाओं। ये मंत्रालय से नहीं संभलने वाला, ये जो गौ माता को जानता नहीं ऐसे मंत्रियों से नहीं संभलने वाला। सही है, इसमें आपने भी काफी प्रयास किए वो वहां की गौशाला लेने के लिए, मगर वो अरे सरकार की नहीं इस तरह साहब, वहां पे भ्रष्टाचार अभी इतना वो है, आज आप चले जाओ तो वहां 5 गाय नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना, बिल्कुल। हर गाय गौशाला की यही स्थिति है। हमारे बाबई क्षेत्र में 2 गौशाला है माखन नगर में, और अगर उनमें जाओ तो उनमें 4 गाय नहीं मिलेंगी, जबकि 150-200 गाय की उनको वहाँ वो अनुमति है, उनको वहां और पर रखने 30 की तारीख को बराबर क्षमता बिल है। लगता है उनका, बराबर 30 तारीख को बिल देखो आप, पूरा लगता है। बस यही पूरा पता उनकी चलता है कि हमारी ये फलाने फलाने जी के फलाने हैं, इनको जी बिल्कुल। भ्राता जी हाँ ये भाई, अपना ये है ना, अभी जो बीआरसी सेटअप मिला है अपने को गवर्नमेंट की तरफ से, ये बीआरसी सेटअप है, आपको सभी लोगों को दिखा दूं मैं। ये ड्रम रखा है यहाँ पे नीचे, ये मैंने वो इसको सभी को रेडी भी मिले कर दिया है बने तो। सिंह भैया, बने सिंह जी, वो सभी को मिले, हमें भी मिले हैं, हमने बीआरसी जी जी सेंटर हमारा भी है, बने सिंह भैया। शरद भैया का भी है। जी ओम। जी। हाँ, मेरे मन में एक वो विचार आया है कि साइड में हिंदू गोबर धर्म। गैस लगा हुआ है। ओम। जी जी। मैं बोलूं। हाँ जी। हाँ, मेरे मन में अभी अभी एक विचार आया कि हम सबका प्रयास है गौ माता को बचाना, और उसके लिए प्रयासरत है सब। तो मुझे तो लगता है कि हम ऐसा धार्मिक आह्वान भी कर सकते हैं लोगों को। लोगों की भावनाएं मर चुकी है, तो जागरूक करने के लिए हम ऐसा आह्वान कर सकते हैं कि हिंदू धर्म में पूज्य हमारी गौ माता है, और उस गौ माता की जो दशा हो रही है, इसके लिए हम सब हिंदू एक होकर इसके लिए, यह आह्वान ही लोगों को प्रेरणा देगा, और कुछ तो होगा। उनको धन तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन वो कहाँ खर्च करने का, कहाँ देने का, ऐसा भी लोगों के मन में प्रश्न होते हैं। तो ऐसा आह्वान हम करेंगे ना तो कुछ तो होगा, ऐसा मुझे लगता आपका है। विषय दीदी, मैं आपका विषय समझ चुका हूँ। गौ माता को सम्मान, राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए अपने पथमेड़ा वाले सानिध्य गुरुजी ने 1 करोड़ बहनें और 1 करोड़ भैया 2 करोड़ का सदस्यता आह्वान अभियान जो चलाया है, उसमें सारे गो संस्कृति को ही हम अपनाएंगे हमारे जीवन में। ऐसे 2 करोड़ भाई भैयों का सूची बनकर तैयार हो जाएगी, और फिर वो लोग सब अनशन पर बैठेंगे गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। उनका बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, तो अगर आप भी अपने क्षेत्र में ये कार्य करना चाहे तो मैं उनका समिति का नंबर आपको दिलवा दूंगा। हाँ, ओके, चलेगा चलेगा। जी जी ओम। जी। ओम। शिवाजी माने जी, आप भी कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ, एक मुद्दा है। अभी बने सिंह जी ने बोला वो तो सच है ही, हर एक के प्रदेश में अपने अपना काम करना चाहिए, सदस्य बनाने चाहिए।
ज्ञापन देने की बात आई सरकार को, तो आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, या कोई भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज है उनके लिए, उनके सामने जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो मुद्दा है उसको क्या करे। हमारा ओपिनियन है वो निसर्ग चक्र में सरासर हस्तक्षेप है और वो उससे ज्यादा नुकसान अपने मानव वंश को हो जाएगा, तो वो मुद्दा डाले, वो नेचुरली इंसेमिनेशन हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। ये हमारा ये ऐसा मत है और सुझाव भी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर भैया माने जी, बहुत सुंदर। आपके गौशाला की बात करें तो जरूर भैया, यहाँ माखन नगर में एक गायशाला है, गौशाला शुक्रवाड़ा कला में। उसमें इतने साधन है उस गौशाला में, पूरे भूसा बनाने की मशीन है, ट्रैक्टर है, उसमें हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर तक उसमें गौशाला में है। इसके बाद भी उस गौशाला की स्थिति आप जाके देखो तो वहां 4 गाय नहीं मिलेंगी। तो ये सरकार बहुत की खराब है। हम तो वो दिल्ली से गुरुजी आए थे ना, तो 1 महीने बहुत घूमे, पूरा टाइम दे के जी जी देखा। हमने देखा इतना भ्रष्टाचार है उसमें कि भारतवर्ष में गौ माता के लिए जितना बड़ा भ्रष्टाचार है उतना कहीं नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचार है तो गौ माता के नाम। वो भी अपने ही लोग हिंदू, जब वो नहीं समझ रहे गौ माता की महत्ता, इतना नहीं समझ पा रहे वो लोग, क्या कहे, दे पैसा सरकार दे रही है और इसके बाद आप उसको नहीं संभल पा रहे हो, रोड पर छोड़ रहे हैं गौ माता को। ये कितनी बड़ी अपनी सोचनीय विषय है, निंदनीय विषय उन लोगों के लिए है कि वो गौशालाएं लेकर के और उसको नहीं संभाल पा रहे हैं गौ माता को। ये इस पे कुछ ऐसे कदम उठाना चाहिए, ये गौशालाओं की स्थिति सुधरे और सरकार इस ओर ध्यान दे थोड़ा। वो भी नहीं दे पा रहे हैं, इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी आया बिल्कुल है कि मध्य प्रदेश के 80% विधायक बदलाने चाहिए। बताइए, आरएसएस ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही, वो मेन विषय भैया, वो ही है। 80% विधायक। लो अब पापा बोलू जी ये भूपेंद्र जी बोलिए। जय श्री राम भाई साहब, मैं भूपेंद्र जी का बालक बोल रहा हूँ जी। मैं आपकी चर्चा सुन रहा था भाई साहब, गौ के ऊपर। आप बता रहे थे 20 से 40 रुपए कर दिए हैं जी। हमारे पास में विश्व का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, गो अभ्यारण्य सालरिया के नाम से, जिसकी शिलान्यास रखने परम पूजनीय मोहन भागवत जी आए थे। भागवत जी जब आए थे उसकी जमीन का रकबा था 5000 बीघा, और शासन ने उसको कर दिया 3000 बीघा, जिसमें किसानों की जमीन भी ले ली, भूमि अधिग्रहण भी कर लिया, सब कुछ हो चुका था। आज उसको एक प्राइवेट ट्रस्ट को दे दिया गया है, पथमेड़ा नाम की, जिसको हम प्रति गाय का शासन द्वारा 70 रुपया देते हैं, और अब उसको डबल भी कर दिया है। हमने उनको जमीन उपलब्ध कराई, संसाधन उपलब्ध कराए, जहां तक हमारे वेटनरी डॉक्टर की एक पूरी टीम भी शासन द्वारा दी जाती है, और उससे आने वाली समस्त आय का स्रोत भी पथमेड़ा को बना दिया गया है। तो क्या शासन दो बातें क्यों कर रही? एक विषय तो ये, दूसरा गो धरती माता की बात करके सरकार में आने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने सबसे पहले अगर योजना लाई तो वो लाई गौशाला की, और कमलनाथ जी के 15 महीने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में कहीं गौशाला नहीं बनी है, और जो काम चल रहा है वो उसी गौशाला के पैसे अलॉटमेंट हुए थे जिनको पूर्ण करने का काम करा है अभी तक सिर्फ। तो वर्तमान सरकार बात करती है, काम नहीं कर पा रही है, और कांग्रेस गवर्नमेंट में कमलनाथ जी रहे, उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने काम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही। कमलनाथ जी के उस 15 महीने की सरकार के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। उन्हें किसान के बारे में भी चर्चा की थी, उनने गौ के लिए भी चर्चा की थी,
और ये जो 40 रुपए का प्रपोजल आज हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये सबसे पहले प्रपोजल अगर कैबिनेट में लाए थे तो कमलनाथ जी की सरकार लाई थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे भैया। तो सरकार में कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं, जैसे मोदी जी के हैं अपने मोदी जी सरकार, ये बहुत ध्यान दे रहे हैं पूरे राष्ट्र की तरफ, पूरे हिंदुओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं पूरा। कहाँ भाई और साहब हिंदू कहाँ बचा? अरे हिंदू है क्या कहीं? हम हिंदू की बात करने आए थे, हिंदू सौदर्व सर्वे ना हिंदू पतितो भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता के उद्देश्य को लेकर हम आए थे। जी कहाँ है हिंदू? हमने तो जाति बना दी, जाति भी इतनी अच्छी बना दी कि ब्राह्मण को ब्राह्मण से लड़ा दो, वैश्य को वैश्य से लड़ा दो ईडब्ल्यूएस के नाम पे। कहाँ जी है, आवश्यकता उनको है? बांट दिया, उनको बांट दिया ना, हिंदुओं को हम तो बट गए जाति सब, के भी टुकड़े करने आ इन्होंने गए हैं बांटे। अब। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति बूथ मैनेजमेंट की थी, ऐसे हम जातीय मैनेजमेंट करने आ गए हैं अब। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वही आजकल आज वही चल रहा है, जब वही प्रयास है आरएसएस का कि सभी हिंदुओं को, सभी जो जातियों में बटे हुए हैं उनको एक किया जाए। कहाँ जब करना? तक जाति हिंदू में एक बांटने नहीं का होगा प्रयास तब है, तक सुरक्षित जाति नहीं में होगा। बांटने का प्रयास है भाई साहब। हिंदुओं को अगर जाति में नहीं बांटना था, यही काम कर रहा है तो आरएसएस कर रहा है सर आज काम। जो कौन जितने काम आरएसएस के गिने जाएं उतने कम। भाई साहब आरएसएस का काम गिने जाए तो बहुत अच्छे काम है, हम बात करते हैं अच्छे काम है, पर फिर जब डीएनए की बात होती है तो फिर कहाँ है? डीएनए कहाँ है? और डीएनए पे चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं भारतवर्ष के अंदर शासकों की गिनती की जाएगी तो अलग अलग शासक भी रहे हैं और कई वर्षों तक शासक रहे हैं, जितने में तो डीएनए चेंज हो सकता है। जी बोलिए, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही ये बात है ये। तो ये सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जो अपनी समझ से परे हो रही है। सभी नीतियां कहते हैं फलानी सरकार अच्छी है, फलानी सरकार अच्छी है। नहीं, आज हम भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सरकार मानते हैं, और सही है भी आज कि हिंदुओं की जो रक्षा है इस समय रक्षक है तो भारतीय जनता पार्टी है पूरे भारत में, दूसरी कोई सरकार ऐसी रक्षा नहीं कर सकती। ये सत्य बिल्कुल। बिल्कुल ये सत्य है, मैं स्वीकार करता हूँ सर सत्य को भाई साहब, ये सत्य है। इसमें हमको लगता है कि हमारी सरकार बैठी है पर अधिक से अधिक हमारे हितों के संरक्षण की चिंता न करते हुए हमारे अनहित करने का कार्य कर रही है। आज सरकार में है, संसद में है, सब जगह हमें, छोटी सी पंच से लेके परमेश्वर हमें, तो घोषणा कर दो ना राष्ट्रीय गौ माता, राष्ट्रीय पशु गौ माता।